Hello dear student, welcome to another video of redox chapter. In last few lectures we have discussed calculation of oxidation number along with basic redox oxidizing agent reducing agent concept based on oxidation number. In this particular lecture we will discuss n factor calculation and equivalent concept. Particularly we will discuss different n factor cases, जितने भी possible n factor cases हो सकते हैं more or less हम सारे cover करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, so that आप n factor calculation में कभी भी ना अटक पाएँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जिसमें हमारे को कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर एन फैक्टर की नीड होती थी, एन फैक्टर की ज़रूरत होती थी, उसके बिना हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखी है. देखिए सबसे पहला है इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट इज़ मोलर मास, दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ, इट कैन बी एटॉमिक, इट कैन बी मॉलिकुलर, आयनिक. ठीक है, जिस भी चीज़ की स्पीसीज की बात की उसके मोलर मास को उसके एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते थे, देन वी गेट इक्विवेलेंट वेट. ऑल्सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY ऐसे करके कोई एक आयनिक कंपाउंड है इज नथिंग बट सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, जिसमें इंडिविजुअली मोलर मास ऑफ केटायन अपॉन मोलर मास ऑफ एन फैक्टर ऑफ केटायन प्लस मोलर मास ऑफ एनायन अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनायन ऐसे करके हम निकालते हैं. तो इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, कंपाउंड का निकालना हो, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का निकालना हो, हमें एन फैक्टर चाहिए. नेक्स्ट, अगर अपने को ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देन दैट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एंड गिवन वेट को W मानते, इक्विवेलेंट वेट इज E एज वी कंसिडर इट अर्लियर, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. और इसको रीअरेंज करें तो W अपॉन M का जो फैक्टर आएगा ये मोल आएगा और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा. सो इट इज़ एन इक्विवेलेंट इज नथिंग बट मोल इनटू एन फैक्टर. तो अगर आपको मोल पता है, साथ ही साथ अगर आप इसमें आप एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यू विल गेट ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, मोल निकालने के तो बहुत सारे तरीके हमने देखे, एन फैक्टर अब अपने को चाहिए. ठीक है, पैरेलली अगर हम ये देखें कि नॉर्मेलिटी अगर अपने को निकालना हो तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है. और अभी हमने देखा ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल इनटू एन फैक्टर. सो मोल अपॉन वॉल्यूम विल गिव यू मोलैरिटी, सो इट इज मोलैरिटी इनटू अगेन एन फैक्टर. ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन के लिए हमें एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है. इवन आगे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी. सो एन फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है जिसके बिना हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं. तो चलिए अब हम इस वीडियो में आगे एन फैक्टर के वेरियस केसेस को समझेंगे. ठीक है, चलिए तो देखो डिफरेंट कितने केसेस में एन फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है. इट कैन बी आस्क इन इंडिविजुअल एसिड केस, या तो बेस हो सकता है, यानी सॉल्ट के साथ मैं आयन भी लिख देता हूँ. इन जनरल किसी भी आयन्स की बात भी की जा सकती है. साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन एंड इन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जाता है, जिसमें ऊपर के 3 केसेस के लिए चीज़ें बहुत ही सिंपल है. पर्टिकुलरली जो 4th केस है रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा अटेंटिव होकर हमें सीखना है. एंड नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के भी लिमिटेड केसेस होते हैं. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट एसिड्स. सो जैसा हमने प्रीवियस मोल कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, एन फैक्टर ऑफ एसिड इज नथिंग बट बेसिसिटी ऑफ एसिड. देखो एसिड के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो बेसिसिटी होता है, दैट इज नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाई 1 मोल ऑफ एसिड, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन टेकन अप बाई 1 मोल ऑफ एसिड. ठीक है, एसिड अपने को पता है कैन बी आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड. ठीक है, एसिड कैन बी लुइस ऑल्सो. तो जैसी रिक्वायरमेंट हो या जैसा गिवन एसिड हो उसके हिसाब से हम अपने डेफिनेशन बना लेंगे. जैसे अगर आर्हीनियस हो या ब्रॉन्स्टेड हो तो हम H प्लस के टर्म में बात कर सकते हैं, अगर लुइस हो तो लोन पेयर के एक्सेप्टेंस के टर्म में बात कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए अगर मान लो HCl अपने पास हो, डिसोसिएट करके H प्लस Cl माइनस देगा. 1 मोल HCl 1 H प्लस देता है, सो एन फैक्टर इज 1. 1 मोल H2SO4 2 H प्लस देगा डिसोसिएट करके. ठीक है, तो एन फैक्टर 2 हो गया. अब बात इन 3 सेट ऑफ कंपाउंड ही करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. H3PO2 देखने में यहाँ पे 3 H है, लेकिन जब ये डिसोसिएट करता है तो सिर्फ एक ही H प्लस देता है और साथ में H2PO2 माइनस देता है. तो एन फैक्टर इसका 3 ना होकर 1 होगा, जबकि H3PO3 में 2 H प्लस निकलते हैं, H3PO4 में तीनों के 3 H प्लस निकल जाते हैं. तो इसी पर्टिकुलर 3 सेट के कंपाउंड में तीनों में हाइड्रोजन 3 है, बट फर्स्ट के लिए एन फैक्टर 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा और थर्ड के लिए 3 होगा. अब आप सोचेंगे कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं जबकि तीनों में हाइड्रोजन तो 3 ही थे. रीज़न ये है कि हाइड्रोजन विच इज़ अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पर्टिकुलरली हम बात करें ग्रुप 16 और 17 की, उसी को एसिडिक कंसिडर किया जाता है और वही डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में. जैसे मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है.
दिस इज H3PO2। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ग्रुप 15 से जुड़ा हुआ है, वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जबकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ग्रुप 16 से जुड़ा हुआ है, तो ये पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16 जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 1 था अपने पास। अगर मैं आगे बात करूँ H3PO3 की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है, इसमें OH वाले बॉन्ड 2 हैं तो दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। और जब हम बात H3PO4 की करते हैं तो उसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन वाली लिंकेज ऑक्सीजन से है और इसलिए ये तीनों बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में डिजोल्व करने पे, एन फैक्टर 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस को आप ध्यान भी रख सकते हैं। और इन जनरल आप इस लॉजिक को ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू ग्रुप 16 एंड 17, उसे हम एसिडिक कंसिडर करते हैं यूजुअली, और वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है। ठीक है, चलिए कुछ और एसिड के केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक केस है अपने पास BOH होल थ्राइस और H3BO3, ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला केस है, जेईई में कई बार पूछा जा चुका है। इट इज़ बोरिक एसिड और यहाँ पे देखिए एन हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे, ये देखने में यहाँ पे बेस भी लग सकता है आपको, 3 OH भी लग सकता है, बट पर्टिकुलरली इट इज़ एन एसिड और इसका एन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम H3BO3 को पानी में डालते हैं तो ये जो बोरोन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि बोरोन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी नहीं है इस पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण वाटर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो एक्चुअली लिविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और ये बन जाता है BOH होल 4 -1 और साथ में एक H+ निकलता है। ये H+ एक्चुअली पानी से निकला हुआ है, तो ये भी H3BO3 भी रिलीज़ नहीं कर रहा। तो आप देख पा रहे हैं 1 मोल से एक H+ निकल रहा है, आप ऐसे सोचिए, या फिर 1 मोल ऑफ H3BO3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एन फैक्टर 1 है। साथ ही साथ आप इसको एक वीक एसिड कंसिडर करें, ये एक लिविस एसिड है। ठीक है, चलिए कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं हो बट स्टिल वो एसिडिक नेचर शो कर रहा होता है। जैसे देखिए इस रिएक्शन में CO2 को CH होल ट्वाइस से रिएक्ट कराया गया है, CaCO3 और H2O इज द प्रोडक्ट, बैलेंस फॉर्म का रिएक्शन है। अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है और अपने को पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं 1 मोल CO2 एक्चुअली COH होल ट्वाइस का जो 2 OH है उसको रिप्लेस कर दे रहा है और ये CaCO3 बन रहा है। तो 1 CO2 इज रिप्लेसिंग 2 OH माइनस, इसलिए एन फैक्टर यहाँ पर CO2 का 2 है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, अब जैसे मान लो H3PO4 की बात करें, जो हमने ऊपर देखा कि ये तीनों का तीनों H+ रिलीज कर सकता है अगर पानी में सिंपली घोले तो, बट यहाँ पर हम Na से रिएक्ट करा रहे हैं और प्रोडक्ट जरा देखिए, ये Na+ है और H2PO4 माइनस ये ऐसा सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, देखो ये Na+ और OH माइनस देता है, जबकि ये तीनों यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हो पाया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इंटैक्ट है प्रोडक्ट में, तो ये एक्चुअली H+ एक निकाला होगा और H2PO4 माइनस निकाला होगा। अब ये H+ एक ही निकाल पा रहा है और ये एनायन और ये कैटायन ये आपस में मिलके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और फिर ये दोनों कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने सिर्फ एक ही H+ निकाला है, ये तो हमें रिएक्शन देख के ही पता लग सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एन फैक्टर 3 ना होके 1 है। तो कुछ इस तरह के हम एनालिसिस करके एन फैक्टर का डिटर्मिनेशन करते हैं। चलिए अब हम बात बेसिस की कर लेते हैं। तो बेसिस में एक्चुअली बेस के लिए जो टर्म होता है उसे हम एसिडिटी यूज़ करते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ बेस इज एसिडिटी ऑफ बेस। अब ये एसिडिटी क्या है, इट इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस गिवन बाय 1 मोल ऑफ बेस, या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ बेस। ठीक है, अगर ये लिविस हुआ तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ लोन पेयर की भी बात कर सकते हैं, लोन पेयर गिवन बाय 1 मोल बेस। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। COH होल ट्वाइस, ये सिंपल सा आर्हीनियस बेस सा लग रहा है। आप देखिए इसको डिसोसिएट करते तो 1 मोल से 2 OH माइनस मिलता है, एन फैक्टर 2 हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल से 3 OH माइनस मिलता है, एन फैक्टर 3 हो गया। आप देखो कुछ ऐसे केसेस आ गए जिसमें डायरेक्टली OH माइनस नहीं है, जैसे Na2O। अब ये मेटेलिक ऑक्साइड है और जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था, ये अपने को याद ही रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एक्चुअली बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर।
तो इसको H2SO3 एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया है और ये Na2SO3 बन रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या हुआ है, 1 मोल Na2O यहाँ पर ये आता है और ये 2H+ को बाहर निकाल देता है और खुद जाके चिपक जाता है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्साइड इज रिप्लेसिंग एक्चुअली 2 मोल ऑफ H+, इसलिए N फैक्टर को 2 कंसिडर किया गया है। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NaHCO3 लिया गया जो भी बेसिक नेचर का होता है, H2SO4 से रिएक्ट कराया गया, प्रोडक्ट इज Na2SO4 2H2O 2CO2। अब इसको एनालाइज करते देखिए, प्रोडक्ट में अपने पास SO4 2Na+ कहीं से चिपका होगा तो इसके 2 मोल एक्चुअली आ रहे हैं और यहाँ ये 2 मोल 2Na+ देगा और इससे 2H+ बाहर निकालेगा और फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 मोल ऑफ NaHCO3, आगे देखो बैलेंसिंग से भी आपको समझ में आ जाएगा, आगे 2 लगाना ही पड़ेगा आपको। 2 मोल NaHCO3 इज एक्चुअली रिप्लेसिंग 2 मोल ऑफ H+, इसलिए N फैक्टर पर मोल के लिए निकालते हैं, इट इज़ 1। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस से हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम बात सॉल्ट या आयंस की कर लेते हैं। देखिए सॉल्ट हो या आयन हो, सॉल्ट में कुछ कैटायन और एनायन होते हैं, तो इन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज सिंपल टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज इसके कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म में हो। आप आइदर कैटायन एनालाइज कर लीजिए या एनायन एनालाइज कर लीजिए, दोनों में क्योंकि वैल्यूज़ बराबर ही होने वाले हैं नेट, तभी ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया आपने या टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, दैट विल बी एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अगर इंडिविजुअल आयन है तो उस आयन के ऊपर नेट जो चार्ज है वही इसका एन फैक्टर होता है। जैसे एन फैक्टर एल्यूमिनियम 3+ की बात करें, 3 चार्ज है, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। कैल्शियम 2+ पे 2 चार्ज है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। PO4 3- के ऊपर 3 चार्ज है, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। NH4+ के ऊपर 1 चार्ज है, एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अब बात सॉल्ट ही कर लेते हैं। NaCl, देखो इसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों में +1 चार्ज है, एन फैक्टर 1 है। MgSO4 कैटायन एनायन पे 2 चार्ज है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। Al2SO4 होल थ्राइस, तो जरा देखो अगर ये ब्रेक करेगा 2Al 3+ और 3SO4 2- बनाएगा। तो अब टोटल चार्ज अगर मैं पॉजिटिव में देखूँ तो 3 पॉजिटिव 1 एल्यूमिनियम पे और 2 एल्यूमिनियम, तो 6 पॉजिटिव। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 1 एनायन के ऊपर 2- है, 3 एनायन है, 2 × 3 6 नेगेटिव, तो एन फैक्टर इज 6। ठीक है, इन जनरल आप ऐसा सोच सकते हैं कि सॉल्ट AB टाइप का अगर हुआ तो A+B- फॉर्म का है तो एन फैक्टर 1, A+2 B+2 फॉर्म का भी हो सकता है। ठीक है, तो एन फैक्टर 2, जैसे MgSO4 इसका एग्जाम्पल है। A+3 B+3 के फॉर्म का रहे तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। AB2 या A2B टाइप का रहे तो इसमें कोई कैटायन +2 या एनायन -2 रखेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेट पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू 2 निकल के आएगी, एन फैक्टर 2 है। A3B AB3 टाइप के लिए एन फैक्टर 3 हो जाएगा। इन जनरल आप ऐसा कह सकते हैं कि AXBY टाइप के लिए एन फैक्टर X × Y हो जाएगा। देखो 3 × 1 2 × 1, इन जनरल आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला इस चैप्टर में और आगे केमिस्ट्री में भी बहुत ही रेगुलर बेसिस पे यूज़ में आएगा। एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन एनी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन होना है डेफिनेटली, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेटली चेंज आ रहा होगा। तो हम बात उसी के टर्म्स में यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने को क्या करना है, एन फैक्टर लॉजिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब जो भी अपना ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है वो पर मोल कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो या फिर वो रिलीज कर रहा हो, उसका जो नेट इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग, वही एन फैक्टर होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में माइनस करके निकाल लीजिए, इनटू नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड बिफोर रिएक्शन जितना था वो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐसे जितने भी सेट बन रहे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। अब इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है अपने पास, MnO4 - Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Mn के ऊपर +7 आ जाएगा, एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट होता है, ये अपने को याद भी रखना होता है। अब एन फैक्टर निकालने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, तो एन फैक्टर 5 है। आप देखो इसको अलग तरह से भी, दोनों तरह से मैं बता देता हूँ। आप देखो +7 से +2 जा रहा था, एक्चुअली 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मोल ऑफ MnO4- इसलिए 5 है। और फॉर्मूलेट के टर्म्स में निकाले तो इनफैक्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 2, नंबर ऑफ एटम Mn एक ही था, इंटू 1 कर दिया 5। एनीवेज यू कैन गेट द रिजल्ट। अब चलिए कुछ वेरियस केसेस के लिए हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम पहला केस करें, सिर्फ एक रिएक्टेंट है और उसमें एक कंपोनेंट का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है।
तो अब हम इसमें निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के लिए ही निकाल सकते हैं हम ऐसे। जैसे पहला है H2S और से S में कन्वर्ट हो रहा है। H2S में हाइड्रोजन +1 है, सल्फर -2 है, और इस सल्फर क्योंकि ये अपना किसी न किसी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में चला गया होगा, स्टेबल स्टेट में चला गया होगा, तो ये 0 है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर में हो रहा है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन उस पर अपने को यही समझ में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 2 का हो रहा है, तो n फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एक ही सल्फर है 1 2, और इसके लिए निकालो इधर भी एक ही सल्फर है, इसके लिए भी चेंज 2 ही का हुआ है 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो दोनों के लिए n फैक्टर 2 2 आया। HNO3 के लिए अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन +5 है, और इधर NH4NO3 में कन्वर्ट हो गया, जिसमें पहला वाला नाइट्रोजन -3 है और बीच वाला नाइट्रोजन +5 है। ये आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखिए, आप इसको ब्रेक कर दीजिए, NH4+ NO3-, और इसमें देख लीजिए 4 हाइड्रोजन है तो इस पर -3 होगा, तभी ये +4 के कारण +1 देगा नेट, और ये +5 होगा तभी ये -6 के कोरस्पॉन्डिंग नेट -1 देगा। तो आप देखिए नाइट्रोजन में जो चेंज आया है, एक में तो चेंज नहीं आया, +5 है, दूसरा जो नाइट्रोजन है वो एक्चुअली -3 में चला गया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और देखिए इसमें आप देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से -3 गया, तो 5 से -3 दैट इज़ 8, और नंबर ऑफ एटम 1 है, तो n फैक्टर इज 8 इंटू 1 80 हो जाएगा n फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, और इधर भी देखिए सिर्फ इस नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, तो इधर भी n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 8 का है, एटम 1 है, तो 8 इंटू 1 8। नेक्स्ट बात कर लेते हैं FeO का, +2 से ये +3 में चला गया है Fe2O3 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का हुआ, नंबर ऑफ एटम 1 है, तो n फैक्टर 1। लेकिन प्रोडक्ट में देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 2 1 का है, बट नंबर ऑफ एटम 2 है, तो 1 इंटू 2, इसके लिए n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। Fe3O4 की बात कर लेते हैं, आयरन के ऊपर, एक आयरन के ऊपर +8/3, इधर एक आयरन के ऊपर +3, ये सब कैलकुलेशन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में किया है। अब देखो अगर हम Fe3O4 की बात करें तो 3 Fe है, तो n फैक्टर के लिए 3 नंबर ऑफ एटम, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने को करना है, तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 -8/3 दैट इज़ 3 इंटू 1/3 n फैक्टर 1, तो इसका 0.93 और इस तरह का कंपाउंड हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केस में डिक्लेयर किए हैं। इवन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में हमने कैलकुलेट करके भी देखा है। FeO में ये +2 में है, तो ये Fe 0.93O में 200/93 एक एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर आपको इसको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियोस को जरूर जाके एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम कैसे निकाल पाएंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है, माइनस करना पड़ेगा अपने को, दैट इज़ 200/93 -2 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम में 0.93, तो ये जो भी आएगा दिस विल बी n फैक्टर ऑफ Fe 0.93O। ठीक है, और इस इधर तो n फैक्टर जो है ये नंबर ऑफ एटम 1 है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो जाएगा 200/93 -2, तो ये जो आएगा वो आपका n फैक्टर होगा। इन सारे कैलकुलेशंस आप एक बात समझ सकते हैं जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि n फैक्टर कैन बी लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल, बट वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 n फैक्टर होने का मतलब है कि 0 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है, बट वो अगर रिडॉक्स है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक है, तो n फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटा, 1 से बड़ा, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं। चलिए अब हम एक ऐसा केस करते हैं जिसमें रिएक्शन जो है उसमें अपने जो रिएक्टेंट के अंदर मोर देन 1 एलिमेंट इज एक्चुअली चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा हो सकता है, अभी तक हमने जितने केसेस किए उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा था। अब हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर 2 3 4 या और भी ज़्यादा एलिमेंट अवेलेबल हों, एटम अवेलेबल हों, और वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हो। तो उसमें कैसे करेंगे, तो उसमें अपने को क्या करना है, इंडिविजुअल n फैक्टर निकाल लेना है सारे एलिमेंट का और ऐड कर देना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सारे के सारे या तो ऑक्सीडेशन शो कर रहे हो या रिडक्शन शो कर रहे हो। ठीक है, सारे के सारे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन शो करेंगे तो सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन का आप समझ पा रहे लॉस कर रहे होंगे, तो नेट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें चुपचाप ऐड करना होगा, और अगर सब लूज कर रहे होंगे तो नेट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चुपचाप वहाँ पे भी हम नेट इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेट इलेक्ट्रॉन लॉस निकाल सकते हैं। बट अगर कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ लॉस कर रहे हैं, तो नेट इफेक्टिव हम एडिशन से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें कि या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या तो रिडक्शन हो रहा हो। देखते एग्जाम्पल से, जैसे पहला केस है FeS2, और FeS2 में अगर आप गौर से देखेंगे तो
आयरन जो है Fe+2 में है और सल्फर -1 में। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सल्फर तो सर इन जनरल -2 में होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा -2 मान लेते इसको तो आयरन के ऊपर +4 आ जाता, जो एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है +2 या +3 में है, जबकि सल्फर -1 में कर सकता है, इसलिए यहाँ पर Fe+2 और S-1 पे रखा है। Fe2O3 में गया और SO2 में गया। Fe2O3 में Fe के ऊपर +3 चार्ज है, SO2 में सल्फर के ऊपर, आप देखिए SO2 नहीं, इसको हम SO3 कर लेते हैं, SO3 में सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला चेंज Fe+2 से +3 गया। अब बताओ ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, नंबर ऑफ एटम Fe इधर 1 ही है, तो इसका एन फैक्टर 1। अब जो चीज़ चेंज हो रही है वो देखते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं हो रहा, सल्फर में देखो चेंज हो रहा है, सल्फर जो है -1 से +6 जा रहा है, फिर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, चलो एक ही काम हो रहा है। एन फैक्टर नंबर ऑफ एटम 2 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 6, मतलब चेंज हुआ है 7 का। ठीक है, तो इंटू 7 कर देते हैं 14। अब हम एन फैक्टर नेट FeS2 का निकालेंगे अगर, तो एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2 ऐड कर देंगे तो 1 + 14 15 विल बी योर आंसर। अब एक्चुअली ये रिप्रेजेंट ये कर रहा होगा कि ओवरऑल इस रिएक्शन में 1 मोल FeS2 15 इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली लूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। FeCN6 4- ऐसा करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे Fe+2 है, कार्बन पे +2, नाइट्रोजन -3, 4-। देखो ये Cn- जब भी होता है, मैं थोड़ा आपको Cn- के बारे में बता दूँ, Cn- साइनाइड आयन होता है, इसमें आप जरूर ध्यान रखें कि Cn में कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है और ओवरऑल -1 चार्ज होता है। ओवरऑल -1 चार्ज होने के लिए ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन +2 रखे, नाइट्रोजन तो नेगेटिव रखेगा और वो मैक्सिमम -3 रख सकता है। ठीक है, तो ये मिला के -1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन पे +2 है, नाइट्रोजन पे -3 है। आयरन +2 में गया, यहाँ पर CO3 2- कार्बोनेट आयन है, यहाँ पे कार्बन +4 में है, ऑक्सीजन -2 के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। NO3- में, नाइट्रोजन +5 में है, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला चेंज Fe+3 में गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन है, एन फैक्टर 1 × चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का हुआ है। ठीक है, अब और कौन सी चीज़ चेंज कर रहा है, तो कार्बन भी चेंज कर रहा है, आप देख सकते हैं। कार्बन देखो +2 से +4 में गया है। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का हो गया, और नंबर ऑफ एटम जरा चेक करें, कार्बन 6 है तो इंटू 6 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कार्बन 6 एक्चुअली है, तो ये 12 कर दिया आपने। और कुछ चेंज हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल, नाइट्रोजन भी चेंज हो रहा है, देखिए गौर से। अब नाइट्रोजन के लिए इन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से ये जा रहा है +5 में, 8 का चेंज है। नंबर ऑफ एटम देखिए, नाइट्रोजन भी 6 है तो इंटू 6 करेंगे, ये 48। अब नेट एन फैक्टर क्या हो गया, सब का एडिशन, 14 प्लस क्या क्या 14 नहीं सॉरी 1 + 12 + 48 ऐड करते हैं 61। देखिए 61 इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल ये लॉस कर रहा होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको, ये एन फैक्टर है इसका। एक और केस कर लेते हैं, Cri3 आयोडीन -1 ही रहेगा, क्रोमियम +3 हो गया। इधर CrO4 2- क्रोमेट आयन है, CrO4 2- में आप क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +6 आयन आएगा। IO4- में आयोडीन पे +7 है, तो क्रोमियम +3 से +6 गया है। एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का है, नंबर ऑफ एटम 1 है, सो 1 × 3 3। आयोडीन में जरा चेक कर लेते हैं, आयोडीन में भी चेंज आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 7 8 का है, और नंबर ऑफ आयोडीन 3 दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 है। इनिशियल फॉर्म में कितने आपने को उससे मतलब है। ठीक है, इनिशियल फॉर्म में 3 था, सो 3 × 8 दैट इज 24। सो एन फैक्टर नेट हो गया 24 + 3 दैट इज 27 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, यह कंपाउंड गिवन है, फेरस ऑक्सलेट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट कंपाउंड। ये Fe2O3 और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट डालिए, चेक करिए और बताइए नेट एन फैक्टर क्या है। आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो। चलिए अब हम बात नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी कर लेते हैं। देखो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज नहीं होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम
जनरल इलेक्ट्रॉन लॉस गेन के प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। इसमें एन फैक्टर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ एटम डिस्प्लेस्ड इनटू चार्ज ओवर इट। अपने को ऐसे करके निकालना है। कैसे? तो पहले देखिए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन रेयर हैं, रेयरली पूछे जाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस का रिएक्शन, जैसे NaOH का HCl से रिएक्ट करा दूँ, NaCl और H2 बनेगा। अब पहले हम चेक कर ले कि एक्चुअली नॉन रिडॉक्स है भी कि नहीं। वो कैसे चेक करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। सोडियम पे +1 है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, इधर हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। प्रोडक्ट में भी सोडियम +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मान लो अपने को HCl का एन फैक्टर बोला निकालने के लिए, तो आपको क्या देखना है कि HCl एक्चुअली कन्वर्ट किस में हुआ? NaCl में। ये कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? एक Na+ आया होगा और एक H+ को रिप्लेस कर गया होगा। तो नंबर ऑफ एटम डिस्प्लेस कितने हुए? नंबर ऑफ एटम डिस्प्लेस हो गए 1, और उसके ऊपर चार्ज H+ के ऊपर चार्ज कितना था? 1। तो एन फैक्टर ऑफ HCl हो जाएगा 1। उसी तरह NaOH के बारे में भी सोच सकता है कोई कि NaOH में एक्चुअली एक H+ आया और Na+ को हटा के चला गया। नंबर ऑफ एटम 1 था, चार्ज 1 था, एन फैक्टर इसका भी 1 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देख ले, मान लो H2SO4 का अपने को निकालना है, तो आप देख सकते हैं H2SO4 एक्चुअली कन्वर्ट हुआ है Na2SO4 में। तो इधर आया है 2 Na+ और 2 H+ चला गया है। तो एन फैक्टर के लिए नंबर ऑफ एटम डिस्प्लेस हुए हैं एक्चुअली 2, और उनके ऊपर चार्ज था 1। तो एन फैक्टर यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन रिडॉक्स के लिए पूछे जाएंगे आपसे। आई होप आपको एन फैक्टर के सारे केसेस समझ में आए होंगे। कुछ और स्पेशल केसेस हम कमिंग वीडियोस में करेंगे, जिसमें हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और उसके एन फैक्टर निकालने के तरीके देखेंगे। स्पेशल केस है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, साथ ही साथ कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की भी बात करेंगे। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, साथ ही साथ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करेंगे। ये हम बात सेपरेट वीडियो में करेंगे। एंड देन लास्टली इन फाइनल वीडियो विल डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन वेरी प्रोमिनेंट मेथड इंक्लूडिंग वेरियस ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए इन सारे पार्ट को आप जल्दी से जल्दी अच्छे से कर लीजिए और क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।